देखिए सबसे पहले क्या है, क्लास 12th का, कौन सी क्लास है, क्लास 12th का, क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th की पहली यूनिट है। पहली यूनिट का नाम क्या है, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, स्थिर विद्युत क्या होती है, स्थिर विद्युत क्या होती है, इसमें क्या करेंगे अपन, आवेश को, यानी इसमें क्या करेंगे अपन, आवेश को स्थिर मानकर, क्या करेंगे, आवेश को स्थिर मानकर ही अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, आवेश को स्थिर मानकर अध्ययन करेंगे। आवेश कैसा रहेगा, यहाँ पे स्थिर रहेगा। आवेश कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। इसी के आप आसपास पूरी की पूरी ये यूनिट घूमेगी। ठीक है, स्थिर आवेश का ही अध्ययन करेंगे। इस पर बल कितना लग रहा है, इसका द्वारा बल कितना लग रहा है, इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, विभव कितना है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में देखेंगे। तो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर देखते हैं, आवेश और विद्युत क्षेत्र। आवेश और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं इसको, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन कैसे अध्ययन करेंगे इसमें कि क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर। इसी प्रकार से पूरी की पूरी 12th की फिजिक्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, 12th की फिजिक्स की तैयारी, क्वेश्चन और उसके साथ आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। यानी विद्युत यहाँ आया था, स्थिर विद्युत, स्थिर का मतलब तो जानते ही हैं, स्थिर आवेश क्या है, आवेश स्थिर रहेगा, एक जगह रुका हुआ रहेगा। अब विद्युत क्या होती है, विद्युत के बारे में जानते हैं और यह कितने प्रकार की होती है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत कितने प्रकार की होती है और विद्युत किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला है विद्युत, हेडिंग बनाई, विद्युत हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे अगली लाइन से। ठीक है, विद्युत हेडिंग बनाई, उसके अगली लाइन से लिखेंगे विद्युत वह ऊर्जा है, क्या है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या है, विद्युत क्या है, विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, अगर वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है किसी वजह से, तो उसके अंदर विद्युत होगी। क्या होगा, उसके अंदर विद्युत होगी। इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कभी कभी, जैसे सूखे बालों में, बचपन में करते थे, अभी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे सूखे बालों में अपन कंघी लेके, कंघी को या पेन को लेके, जो प्लास्टिक का होता था, उसको ऐसे रगड़ के सूखे बालों में धूल के कणों के पास ले जाते थे, तो धूल के कण क्या होते थे, उस पेन से या कंघी से चिपक जाते थे। होता था कि नहीं होता था, वो क्यों होता था, अगर बगैर रगड़े ले जाएंगे तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जब रगड़ने के बाद ले जा रहे हैं तो वहाँ पर धूल के कण चिपकते थे। यानी धूल के कणों को या जो छोटे छोटे रेसे होते थे उनमें, वो आके उससे चिपक जाते थे। क्यों हो रहा था, अपन ने रगड़ा, पहले रगड़ा, उसके बाद ही तो चिपक रहे, यानी उसमें क्या हो गई, क्या उत्पन्न हो गई, उसमें उत्पन्न हो गई विद्युत, जिसकी वजह से वो कण उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यानी यही तो लिखा है कि पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ही क्या होता है, या गुण उत्पन्न हो जाता है, वो क्या होता है, विद्युत होती है, वही तो विद्युत होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई विद्युत की परिभाषा। यानी विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में, जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये कोई बड़ी वस्तु है, ये कोई बड़ी वस्तु है, बड़ी वस्तु है, ठीक है, और यहाँ ये छोटे छोटी वस्तुएं हैं, अगर ये इनको आकर्षित कर पा रही है तो इसके अंदर विद्युत ऊर्जा होगी, इसके अंदर विद्युत रहेगी। ठीक है, यही तो परिभाषा में लिखा है।
अब देख लेते हैं विद्युत के प्रकार। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार किस आधार पर है? स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। ये है आधार इनका आवेश के आधार पर, आवेश की गति के आधार पर। विद्युत के प्रकार 2 किस आधार पर? आवेश की गति के आधार पर। ठीक है, विद्युत के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहली है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में क्या होगा? ये देखो, आवेश की गति के आधार पर, अगर आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, और दूसरा आवेश गति नहीं कर रहा, यानी स्थिर है। ठीक है, अगर आवेश गति कर रहा है, अगर आवेश क्या कर रहा है? आवेश गति कर रहा है उसके आधार पर, और आवेश स्थिर है उसके आधार पर। देखो, तो पहला आवेश अगर गति नहीं कर रहा यानी स्थिर है, उसके आधार पर क्या होगा? यदि आवेश को बहने से रोक दिया जाए या स्थिर रखा जाए तो वो कौन सी विद्युत होगी? स्थिर विद्युत होगी। ठीक है, ये किस आधार पर दे रहे हैं? स्थिर विद्युत और धारा विद्युत आवेश की गति के आधार पर। अगर आवेश गति कर रहा है तो कौन सी होगी, और आवेश रुका हुआ है, स्थिर है, तो कौन सी विद्युत होगी? ठीक है, स्थिर विद्युत में क्या होगा? आवेश एक जगह रहेगा, स्थिर रहेगा, और उसी का अध्ययन अपन पूरी यूनिट में करेंगे। उसी का अध्ययन पूरी यूनिट में करेंगे। धारा विद्युत का अध्ययन इस यूनिट में नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्थिर विद्युत कौन सी होती है? यदि आवेश को बहने से रोक दिया जाए या स्थिर रहे या गति नहीं करे तो वो कौन सी विद्युत होगी? स्थिर विद्युत होगी। और अगर आवेश गति कर रहा है, बहने दिया जा रहा है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो वह उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होगी वो कौन सी विद्युत होगी? धारा विद्युत होगी। तो देखो, इसके आधार पर कौन सी विद्युत होगी? अगर गति कर रहा है तो धारा विद्युत। कौन सी होगी यहाँ पे? धारा विद्युत। धारा का मतलब होता है बहना। ठीक है, धारा विद्युत। और इसके आधार पर कौन सी होगी? स्थिर विद्युत। कौन सी होगी? स्थिर विद्युत। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देख लिया अपन ने। विद्युत क्या होती है? विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? विद्युत है। अब विद्युत कितने प्रकार की होती है ये देखा था अपन ने आवेश के आधार पर, आवेश की गति के आधार पर। अगर आवेश स्थिर है तो स्थिर विद्युत होगी, आवेश गति कर रहा है तो धारा विद्युत होगी। ठीक है, धारा मतलब बहना, गति कर रहा है तो धारा विद्युत होगी। ठीक है, यानी पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? जैसा कि जानते हो घर्षण क्या होता है? घर्षण क्या होता है? रगड़ना। घर्षण क्या होता है? रगड़ना। क्या होता है? रगड़ना। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? घर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो क्या कहते हैं? उसको घर्षण कहते हैं। तो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? इसी से आ जाएगा। घर्षण जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं उसी से क्या आ जाएगा? घर्षण विद्युत आ जाएगा। देखो, घर्षण विद्युत दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, क्या? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। अथवा घर्षण से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? यानी देखो, पहली बात तो होती है घर्षण। घर्षण क्या होती है? दो चीज़ों को रगड़ना, दो वस्तुओं को रगड़ना। तो घर्षण विद्युत क्या हो जाएगी? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। अब ये कैसे होगा कि घर्षण विद्युत रगड़ने से उत्पन्न होती है? कैसे पता चलेगा? आप जैसे कांच की छड़ लेते हैं, या फिर आप डेली यूज़ का एग्जांपल ले लो। आप कभी प्लास्टिक की चेयर पे बैठना, कभी प्लास्टिक की चेयर पे बैठना और उसमें पीछे कपड़े से क्या करना है? उसको मारना है, कपड़े से मारना है, फिर उसके बालों को टच करना है, तो एक आवाज़ आएगी और उसके बाल एकदम से खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आवाज़ सी आएगी,
खड़े हो जाएंगे, या पेन लेके उसके बालों के पास लेके जाना तो उसके बाल ऊपर खड़े हो जाएंगे अगर सूखे होंगे तो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या किया, घर्षण हो रहा है। जब आप मार रहे हो उसको, बार बार चेयर को मार रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। या फिर जैसे कंघी से सूखे बालों को रगड़ो, कंघी से क्या करना है, सूखे बालों को रगड़ना है। किसको, सूखे बालों को रगड़ना है, और कागज़ के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास या धूल मिट्टी के पास लेके जाना है। तो क्या होगा, उसको वो क्या करेगी, आकर्षित करेगी। कंघी क्या करेगी, छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे या धूल के कण होंगे उनको क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यही क्या है, विद्युत है। यही क्या है, घर्षण विद्युत है। ठीक है, विद्युत भी तो वही थी कि अगर कोई वस्तु है छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही तो उसको विद्युत कह रहे हैं। तो घर्षण से उत्पन्न विद्युत क्या हो गई, घर्षण विद्युत हो गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश हेडिंग बनाएंगे, क्या, आवेश। देखो आवेश क्या होता है, आवेश वस्तु का वह मूलभूत गुण है। क्या है, वस्तु का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभावों का अनुभव भी कर सकता है। आवेश क्या है, आवेश एक वस्तु का मूलभूत गुण है। मूलभूत क्या है, मूलभूत क्या होता है, वस्तु में पहले से ही विद्यमान रहता है, यानी जो जन्मजात होता है एक तरह से। ठीक है, यानी पहले से विद्यमान होता है, उसको क्या बोलते हैं, मूलभूत गुण है। या बाद में उत्पन्न गुण नहीं होता, पहले से ही ये वस्तु में। ठीक है, यानी तो आवेश वस्तु का वो मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभावों का अनुभव कर सकता है। ठीक है, देखो आवेश क्या है, एक ये कोई आवेश है, ये कोई धनावेश है। क्या है, ये कोई धनावेश है और इसका अपना एक क्षेत्र होगा। ये इसका एक अपना क्षेत्र बनाएगा जहाँ पर ये अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिखाएगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, यानी इसके बीच में, इसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश जाता है, क्या करता है, दूसरा आवेश जाता है तो ये उस पर अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये उस पर अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर प्लस आवेश ही जाता है, मान के चलो यहाँ पे प्लस आवेश जाता है इसके अंदर, तो इस पर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा ये। ठीक है, अगर माइनस आवेश जाता है तो किसका अनुभव करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, यानी आवेश, देखो पहली बात तो ये हो गई कि इसका एक अपना दायरा होगा जहाँ पर ये अपना क्षेत्र दिखाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, या क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये इसका एक अपना क्षेत्र होगा जहाँ पर ये अपना प्रभाव दिखाएगा। यानी ये खुद से क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये इसका क्या है, इसका खुद का है, इसने खुद ने उत्पन्न किया है, स्वयं ने उत्पन्न किया है इस आवेश ने। प्लस आवेश ने क्या किया है, इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है। जब कोई दूसरा आवेश, देखो पहली बात तो उसने उत्पन्न तो कर लिया, कौन सा, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब जब दूसरे आवेश को इस क्षेत्र में लेके जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में लेके जाते हैं, मान के चलो प्लस आवेश लेके जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, प्लस आवेश क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र पर क्या है, इनका अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आकर्षण का अनुभव कर रहा है। ठीक है, क्या किसका अनुभव कर रहा है, आकर्षण का अनुभव कर रहा है। तो ये समझ आया कि आवेश क्या है, आवेश वस्तु का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभावों का अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, तीन चीज़ें हैं इसमें, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा तथा इनके प्रभावों का क्या करेगा, अनुभव करेगा। बस यही आवेश है। ठीक है, या तो आवेश के तीन ही काम है, या तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा,
या फिर इनके प्रभावों का अध्ययन करेगा, अनुभव करेगा। क्या करेगा? अनुभव करेगा। ठीक है। अब आवेश के प्रकार देख लेते हैं। क्या कहते हैं? आवेश के प्रकार देख लेते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब बनता है? धनावेश कब बनता है? देखो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है। लेकिन ऋणावेश में क्या हो रहा है? जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु से आते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। इसको ऐसे देख लीजिए कि किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं और किसी के पास कुछ नहीं है। 2 व्यक्ति हैं, एक के पास बहुत सारे पैसे हैं और एक के पास कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे ये 2 कोई व्यक्ति हैं, ये 2 कोई व्यक्ति हैं। ठीक है। एक ये और एक ये। इसके पास बहुत सारा, ये क्या है? बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है, और इसके पास कुछ नहीं है, गरीब है। ठीक है। इसके पास कुछ नहीं है। तो इसने क्या किया? ये उधार मांग रहा है। क्या कर रहा है? ये इससे उधार मांग रहा है। जब ये इसको पैसे देगा, क्या करेगा? ये इसको पैसे देगा। इसने इसको पैसे दिए। किसको दिए? जिसके पास पहले से है उस वही तो देगा। ये कौन है? ये धनी व्यक्ति है। क्या है? ये कौन है? धनी व्यक्ति है। इसके पास पैसा है पहले से। तो जब ये इसको पैसे देगा, ये क्या करेगा? ये इसको पैसे देगा तो इसके पास क्या होगी? पैसे की कमी होगी। क्या होगी? पैसे की कमी होगी। वैसा ही हाल इलेक्ट्रॉनों में होता है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, किस में जा रहे हैं? दूसरी वस्तु में जा रहे हैं। यानी एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को दे दिए, तो जिसने दिए उसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो वह कमी के कारण क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। यानी जिसने दिए वही तो धनी कहलाएगा। जिसने जो पैसा दिया वही तो धनी कहलाएगा। और इसने पैसे क्या किए हैं? इससे लिए हैं। दूसरे वाले ने, जो गरीब था, उसने क्या किया है? दूसरे वाले से, अमीर व्यक्ति से पैसे लिए हैं, धनी से पैसे लिए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ऋणी कहलाएगा। इस पे क्या होगी? पैसे की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। यानी पैसे बढ़ जाएंगे इस पे। उसने कर्जा ले लिया, मतलब पैसे क्या हो गए? बढ़ गए। तो ऋणावेश क्या होता है? जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन, यानी मान के चलो इसमें दूसरी वस्तु से आते हैं, इससे गए ना, धनी व्यक्ति से ऋणी व्यक्ति में गए। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है। देखो, कमी के कारण धनावेशित होगी और अधिकता के कारण क्या होगी? ऋणावेशित होगी। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो ऋणावेशित होगी, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो क्या होगी? धनावेशित होगी। सीधी सीधी बात है। ठीक है। तो ये तो हो गया आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है देख लिया। आवेश क्या था? आवेश पदार्थ का वह मूलभूत गुण था जिसके कारण वह या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, या फिर इनके प्रभावों का अनुभव करेगा। ठीक है। दूसरा क्या था? आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे आवेश? 2 प्रकार के। कौन कौन से थे? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश में क्या था? इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा था। कोई वस्तु थी, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही थी? त्याग रही थी, दूसरे को दे रही थी। ठीक है। तो वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या हो गई? धनावेशित हो गई। और ऋणावेश में क्या था? कि वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो रही थी? वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही थी? दूसरी वस्तु से ग्रहण कर रही थी, जिससे क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वह वस्तु क्या हो गई थी? ऋणावेशित हो गई थी। ठीक है। ये तो हो गए धनावेश, ऋणावेश। ठीक है। अब अगला चीज देख लेते हैं कि धनावेश और ऋणावेश आखिर कौन सी वस्तु पे बनेंगे। किस वस्तु पे धनावेश आना चाहिए और किस पे ऋणावेश आना चाहिए। ठीक है। किस वस्तु पे धनावेश आना चाहिए और किस पे ऋणावेश आना चाहिए। तो देखो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये कोई परमाणु है, सोडियम परमाणु है,
ठीक है, इसकी कक्षाएं होंगी, ठीक है, इसकी एक कक्षा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। ये क्या है, कक्षाएं इसकी, जहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इसका क्या है, ये नाभिक है, ये इसकी कक्षा हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे ये 2 और इसकी 2, 1 और 8, कितने हो गए, 11 होते गए। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, इसलिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्या है, नाभिक है, और ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी कक्षा है इसकी, ठीक है। तो नाभिकीय बल जो नाभिक का होता है, नाभिकीय बल, नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन किस प्रकार के आवेश होता है, प्रोटॉन होता है धनावेश, धन पॉजिटिव प्रकार का होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे किस प्रकार का आवेश होता है, नेगेटिव प्रकार का आवेश। चूँकि हम जानते हैं कि समान या सजातीय प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेश अगर हों, जैसे प्लस प्लस, जैसे प्लस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर होंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। और माइनस और प्लस होंगे अगर, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये क्या है, विजातीय प्रकार के आवेश हैं, ठीक है। ये सजातीय प्रकार के आवेश हैं, कौन से हैं ये, सजातीय, सजातीय मतलब समान प्रकार के आवेश, विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के आवेश। देखो जाति, जाति का मतलब क्या होता है, स मतलब समान प्रकार के, जात है ना, सजाती, समान प्रकार की जात है इनकी, सजाती हो गए, यानी प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। तो इनमें क्या होगा, देखो वैसे भी क्या होता है, जहाँ एक ही प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, मतभेद तो आते ही आते हैं, प्रतिकर्षण तो होगा ही होगा, सीधी बात है, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, ठीक है। सजाती या समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विजातीय, विजातीय प्रकार के आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जो कैसे प्रकार का आवेश होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन किस प्रकार का आवेश होता है, प्लस धनावेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो अब ये बताओ, धनावेश नाभिक में है और ऋणावेश कक्षाओं में घूम रहा है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसको क्या बोलते हैं, नाभिक से लग रहा है तो नाभिकीय बल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक है। जब नाभिकीय बल लगेगा तो पहली कक्षा, यानी जो बल होता है, बल क्या होता है, जैसे बल आया, आगे पढ़ोगे आप, F बराबर K Q Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर क्या है, दूरी है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ये पहला आवेश है, ये मान के चलो नाभिक का है, ये कक्षा का है, ठीक है। तो जब ये आगे पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें, तो आवेश तो समान है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब R स्क्वायर देखते हैं, जैसे दूरी बढ़ती जाएगी क्या होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, जब नाभिक से दूरी बढ़ेगी, जब नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, नाभिक से दूरी बढ़ने पर जो आकर्षण बल है, जो नाभिकीय बल है, वो क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटता जाएगा, क्या होगा, ये घटता जाएगा। तो यहाँ पे पहली कक्षा पे आकर्षण बल, नाभिकीय बल ज़्यादा लगेगा, दूसरी में कम लगेगा, तीसरी में और कम लगेगा, और आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो और कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये बाहरी कक्षा में बैठा है, ये कम आकर्षण बल से बना हुआ होगा, क्या होगा, ये कम आकर्षण बल से बना हुआ होगा। और दूसरी चीज़ें और भी देखी होंगी, केमिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, क्योंकि ये
क्वेश्चन देखते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये सब ये देखेंगे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जब उत्तर में लिखेंगे क्या, जब किन्हीं दो पदार्थों को या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जब किन्हीं दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। क्या होते हैं? देखो, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा तो क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चले जाएंगे। तो जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के गए, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के गए उसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और दूसरी वस्तु, दूसरा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, दूसरा जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्योंकि इसने क्या किया है, ऋणावेश, यानी इसने क्या किया है, आवेश को ग्रहण किया है। क्या समझ आया कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर, जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम बल से संबद्ध होते हैं, कम बल से बंधे रहते हैं, उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिसमें अधिक बल से संबद्ध होते हैं उसमें जाके चले जाएंगे। यानी उसमें वो क्या करेगा, जो दूसरा पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। ठीक है। तो एक में तो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी और दूसरे में हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, वो तो हो जाएगी धनावेशित, और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, क्या कांच की छड़ है, कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होगा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे चले जाएंगे, रेशम पे चले जाएंगे। क्या होगा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके पे चले जाएंगे, रेशम में चले जाएंगे, जिससे कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, कांच की छड़ क्या होगी, देखो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रेशम में चले गए, तो कांच की छड़ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। वहीं पर रेशम क्या होगी, रेशम इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। रेशम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है। क्या हो गया, देखो कांच की छड़ ली, रेशम से रगड़ा, ठीक है, कांच की छड़ ली, रेशम से रगड़ा, तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और वो इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिए, रेशम ने ग्रहण कर लिए। तो कांच की छड़ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। कांच की छड़ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक है। और रेशम में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो जहाँ पर कमी होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कैसी होगी, धनावेशित होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है। इस प्रकार रगड़ने से प्राप्त आवेशित वस्तुओं में एक वस्तु पर जितना आवेश, क्या, एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। यानी एक वस्तु ने जितना आवेश दिया तो उस पर तो उतना धनावेश आएगा। मान के चलो उसने 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो दूसरी वस्तु उन 10 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यानी उस पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो जाएंगे। यानी एक वस्तु ने, मान के चलो एक वस्तु ने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तो इस पर तो क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा 10 का, और इस पर क्या होगा, इसने ग्रहण किए तो इस पर क्या होगा, ये क्या हो गए, प्लस हो गए, और ये क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। क्या किया है, ग्रहण किया है। तो क्या समझ आया
कि एक वस्तु पर जितना आवेश आएगा ठीक उतना ही आवेश विपरीत प्रकृति का आवेश दूसरी वस्तु पर आएगा, क्योंकि वो जितना त्यागेगी उतना ही तो ग्रहण करेगी। त्यागने वाले पे धनावेश आएगा, ग्रहण करने वाले पे ऋणावेश आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें ये लिखा है, क्या लिखा है, एक चीज़ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम बल से संबद्ध होते। इसका क्या मतलब है? देखो, मान के चलो ये कोई पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। ठीक है, ये कोई पदार्थ है, मान के चलो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। क्या है? ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम की क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बद्धता ज़्यादा होती है सोडियम की अपेक्षा। इलेक्ट्रॉन बद्धता मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, यानी बांधने की शक्ति। इलेक्ट्रॉन को बांधने की शक्ति, इलेक्ट्रॉन बद्धता किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की होती है। वहीं सोडियम की इलेक्ट्रॉन बद्धता कम होती है, क्योंकि इसके क्या होता है, इसके कक्षक में, इसके जो वाहक कक्षा होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान के चलो ये पहली कक्षा हो गई, ये इसकी दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। यहाँ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 1। तो इसकी जो बाहरी कक्षा है, इसकी क्या है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जिसका ना तो पेयर है। अगर इसका पेयर होता तो ये कौन से ग्रुप में चला जाता? ये 0 ग्रुप में चला जाता। क्या? 0 ग्रुप में, जैसे अब हीलियम है। ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से, यानी कम ऊर्जा देकर, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से कम ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा सकता है। इसको कम ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कम आकर्षण बल से बना हुआ है। और दूसरी बात आपको एक याद हो, आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। ये बल का फॉर्मूला होता है। चूँकि हमको पता है कि नाभिक के जो सोडियम है, सोडियम परमाणु है, उसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे आवेश किस प्रकार का होता है? धनावेश प्रकार का, धनावेशित होता है। ठीक है, प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक है, उस पर आवेश कैसा होता है? धनावेशित होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इसकी कक्षा में घूमते रहते हैं, जिस पे आवेश कैसा होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या लगता है? ऋणावेश। क्या लगता है? आकर्षण लगता है। ठीक है, आकर्षण बल लगता है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी तरफ आकर्षित करने का कोशिश करेंगे। लेकिन देखो, ये यहाँ से मान के चलो दूरी, पहली कक्षा की और दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा की दूरी क्या होगा? बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी यहाँ पे जो होंगे इलेक्ट्रॉन, उन पे बल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनकी क्या है? दूरी कम है। यहाँ बल क्या है? दूरी के वर्ग के वृत्त को मान पाती है। तो ये बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। तो यहाँ पे जो नाभिकीय बल होगा, यहाँ पे क्या होगा? जो नाभिकीय बल होगा, पास के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे ज़्यादा लगेगा और दूर के इलेक्ट्रॉनों पे कम लगेगा। तो इसकी क्या होगी? जो बंधन ऊर्जा है, इसको जो बांध के रखी है, जिस पे जो बल लग रहा है, जितना बल इस पे लग रहा है इन प्रोटॉन के द्वारा, नाभिक के द्वारा, उतनी ऊर्जा अगर इसको मिल जाए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, तो ये अपनी कक्षा छोड़ के चला जाएगा। क्या होगा? ये अपनी कक्षा छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का आवेश आएगा? यहाँ पे
प्लस आवेश आएगा। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है क्लोरीन में, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, मान के चलो ग्रहण कर लिया, तो इस पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ऋण प्रकार का आवेश आएगा। ठीक है, इसकी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, लेकिन सोडियम को थोड़ी सी अगर एनर्जी मिल जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर क्लोरीन में आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया है कि जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम बल से बंधे होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ 17 होते हैं। ठीक है, इसमें कितना होता है, 11 होते हैं। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल से बंधे होंगे, यानी जिनका नाभिक का जो आकर्षण बल है जिन पे भी कम लग रहा होगा, जिनके परमाणु पे कम लग रहा होगा, वो उतनी आसानी से जैसे रगड़ेंगे तो उन्हें हीट मिलेगी, मतलब उन्हें ऊर्जा मिल रही है। अगर ऊर्जा मिल रही, उतनी ऊर्जा मिल गई जितनी उनके बाहर निकलने के लिए आवश्यक है, तो उसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाएंगे और दूसरा पदार्थ क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। चूँकि क्या है, यहाँ पे दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन की बांधने की क्षमता होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे इनको नाभिक से इनके इलेक्ट्रॉन के बंधे रहने की जो शक्ति है वो दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग मटेरियल है। सेम मटेरियल होता तो समान होते। ठीक है, तो समान होती तो उसमें से किसी में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही पदार्थ सेम है। ठीक है, यहाँ अलग अलग हैं, तो जब एनर्जी देते जाओगे, रगड़ते जाओगे तो उसे हीट मिलती जाएगी। हीट मिलने की वजह से जिसकी इलेक्ट्रॉन बद्धता कम होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन को कम शक्ति से बांध के रखेगा, उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। यही है इसमें। ठीक है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, यानी पहले वाले पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला गया। तो देखो, पहले वाले पदार्थ में क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और जब दूसरा वाला जो पदार्थ है वहाँ पे क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो गया। अब देख लो कुछ पदार्थ देख लो, कौन से पे धन आवेश आता है, किस पे ऋण आवेश आता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल था, क्या इसमें एग्जाम्पल था कांच की छड़ और रेशम, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। कांच की छड़ पे धन आवेश आया, यानी कांच पे कैसा आवेश आएगा, अगर रेशम से रगड़ेंगे तो धन, और रेशम पे ऋण आवेश आएगा। ठीक है, रेशम पे ऋण आवेश आएगा। अगर फर को किससे रगड़ा, एबोनाइट से, तो एबोनाइट पर ऋण आवेश आएगा और फर पर धन आवेश आएगा। अब ऊन को रबर से रगड़ा और ऊन को प्लास्टिक से रगड़ा, ठीक है। ऊन को अगर रबर से रगड़ेंगे और ऊन को प्लास्टिक से रगड़ेंगे तो ऊन पे हमेशा किस प्रकार का आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। प्लास्टिक और रबर पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, प्लास्टिक और रबर पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, यानी कांच की छड़ रेशम से रगड़ी तो कांच की छड़ पे धन आवेश आएगा, इस पर ऋण आवेश आएगा। फर को एबोनाइट से रगड़ेंगे तो फर पर धन आवेश आएगा और एबोनाइट पर ऋण आवेश आएगा। ऊन की छड़, ऊन को किससे रगड़ेंगे, ऊन को किससे रगड़ेंगे, रबर से, तो ऊन पे धन आवेश, रबर पे ऋण आवेश आएगा, इसको याद रखना। और ऊन को प्लास्टिक से रगड़ा तो ऊन पे कैसा आवेश आएगा, धन आवेश ही आएगा और प्लास्टिक पे ऋण आवेश आएगा। ठीक है, ये बना लेना और इसको याद रखना। ठीक है,
और कुछ, हाँ एक चीज़ याद रखने के लिए, किस पे धनावेश आएगा किस पे ऋणावेश आएगा, तो इन सब चीज़ों में देखो, इनमें क्या है, कांच पर और ऊन, इनमें क्या है, दो अक्षर है, कितने अक्षर है, 2 अक्षर है। और धनावेश में धन में कितने अक्षर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं, कितने अक्षर, 2 अक्षर। और इनमें कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर। तो याद रख पाओगे। और यहाँ पे कितने, 3 4 5 जितने भी, लेकिन 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो, इस तरह से इनको याद रख सकते हो कि कांच की छड़ रेशम 2 अक्षर है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, और धन में भी कितने होते हैं, 2 ही अक्षर होते हैं। तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस पे धनावेश आएगा और किस पे ऋणावेश आएगा।